हरिद्वार में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी बैठक में हिस्सा लिया और कई कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक भी इसमें पहुंचे। कोर ग्रुप की बैठक में मिशन 2024 को लेकर चर्चा हुई। जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है और इस दौरान इस बैठक में कई दिग्गज यहां पहुंचे। कई कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। हरिद्वार पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त कोर कमेटी की बैठक में मौजूद हैं और कोर कमेटी के सभी सदस्यों में बैठक शुरू होने से पहले स्वागत समारोह का सिलसिला चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सह प्रभारी रेखा वर्मा फ्रंट रो में हैं, जब और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसके अलावा राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक को लोकसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण शुरुआत माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के रूप में इसे देखा जा रहा है। करीब 2 घंटों तक चलने वाली इस बैठक में पार्टी लोकसभा चुनाव पर मंथन करेगी। अपने कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, रायवाला, हरिद्वार। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार पहुंचे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। जेपी नड्डा के जौलीग्रांट पहुंचने पे मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। उनके साथ सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और कई दिग्गज मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका यहां पर स्वागत किया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को भी सुना। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बीजेपी अध्यक्ष के साथ यहां मौजूद रहे। 2 तस्वीरें आपके सामने, जब उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया, दूसरी तरफ मन की बात कार्यक्रम को वो गंभीरता से सुनते हुए नजर आए। और जेपी नड्डा रविवार को हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया और प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को भी सुना। जेपी नड्डा के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा बीजेपी के कई दिग्गज यहां मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम के बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा जनाधार मिल रहा है। उन्होंने कहा, इस जनाधार पर उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में देश की संस्कृति का जो आह्वान उन्होंने किया है वो आगे बढ़ेगा। कोर ग्रुप की बैठक होगी, सभी मुद्दे होंगे। एक राजनीतिक दल है तो राजनीति के मुद्दे सारे रहने वाले हैं। उसमें 2024 भी रहेगा और बाई इलेक्शन भी हो सकता है और कुछ और भी चुनाव होंगे। सभी विषयों में बात की जाएगी। चुनाव 2024 में मेन मुद्दा फोकस होगा। हमें मुद्दों की आवश्यकता नहीं होती। हम लगातार हर साल 1 साल बेमिसाल जनता के बीच में रहते हैं, सेवा भाव से रहते हैं और उतनी ही तैयारी करनी होती है जैसे बच्चा अपने आखिरी महीने में एग्जाम से पहले तैयारी। आज दायित्व के बंटवारे में भी अनुमति ले सकते हैं या मोहर लग सकती है? मोहर उसमें मैं बहुत कुछ पहले बोल चुका हूँ। और उत्तराखंड में लोकायुक्त के नियुक्ति का मामला सुर्खियों में आ गया है। साल 2013 से ही लोकायुक्त का पद खाली चल रहा है। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा था कि आखिर कब लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। भले ही लोकायुक्त की नियुक्ति ना हो, इसके बावजूद कार्यालय पे होने वाला खर्च बढ़ता जा रहा है, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में उत्तराखंड सरकार को 3 महीने के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के आदेश दिए हैं, जिसे सूबे की सियासत जिसके चलते गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा, लोकायुक्त होता तो त्रस्त उत्तराखंड के लोग उसकी शरण में जाते, लेकिन लोकायुक्त से बचो ये बीजेपी का नारा बन चुका है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर विधानसभा में चर्चा हुई थी, लेकिन इसका ढांचा बनाने में कुछ दिक्कतें हो रही थी। हम उम्मीद कर रहे थे कि सत्ता परिवर्तन के साथ नई सरकार शायद अपने नाम से लोकायुक्त की नियुक्ति कर देगी। हमें उसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन उनको तो लोकायुक्त नियुक्त करना ही नहीं था। आखिर लोकायुक्त होता तो त्रस्त उत्तराखंड के लोग लोकायुक्त की शरण में जाते और इसलिए लोकायुक्त से बचो ये भाजपाई नारा बना और आज उसी का परिणाम है कि लोकायुक्त पर निरंतर तनख्वाहें दी जा रही हैं उनके कार्यालय को, मगर लोकायुक्त
ऐसा नहीं, कोई अधूरा नहीं है। आखिर लोकायुक्त के संदर्भ में पार्लियामेंट के अंदर विधानसभा की जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा में सब प्रकार चीज़ें स्पष्ट हुई हैं कि उसके स्ट्रक्चर बनाने में, ढांचा बनाने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसलिए कोर्ट से आप मांगा था। अब कोर्ट का निर्णय आएगा तो कोर्ट के निर्णय का पालन करना हर सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है, इसलिए इसको राजनीतिक इशू हम बनाना नहीं। शिक्षा विभाग जल्द ही 2364 पदों पे भर्ती शुरू करने जा रहा है। प्रत्येक कर्मचारी को हर महीने 15,000 मानदेय दिया जाएगा। स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होने वाली आउटसोर्स भर्ती में स्कूल के गांव के स्थानीय बेरोजगार को ही प्राथमिकता दी जाएगी। गांव से अभ्यर्थी नहीं मिलने पे संबंधित स्कूल की न्याय पंचायत के बेरोजगारों को पहला मौका दिया जाएगा। आउटसोर्स एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें नियुक्ति का मानक तय कर दिया गया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया ये निर्णय स्वागत योग्य है। ये निर्णय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब गांव के बेरोजगारों को उनके ही गांव में नौकरी मिलने के जो हैं संभावनाएं बन गई हैं। आमतौर पर गांव के बेरोजगारों को दाएं बाएं जाना पड़ता है, दिक्कत होती है। और दूसरी ओर शिक्षण संस्थाओं में अगर बाहर के व्यक्ति आकर के काम करते हैं ग्रुप डी में, तो वे आम तौर पर वहाँ रुकते कम हैं और अपने स्थान पर नहीं रहते। लेकिन अगर गांव का ही युवक वहाँ पर रहेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारे विद्यालय हैं उनमें उसकी उपस्थिति बनी रहेगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये निर्णय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब गांव के बेरोजगारों को नैनीताल में 12वीं मानसून मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना के धावक रोहित यादव ने प्रथम स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में 21 किलोमीटर में रेणु सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया और वेटनर वर्ग 50 से अधिक के धावकों में सुरेश कुमार प्रथम स्थान पर रहे। मैराथन का शुभारंभ भारतीय वॉलीबॉल के कप्तान सुब्बा राव, पूर्व ओलंपियन राजेंद्र रावत ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग संस्थान का दौरा किया। यहां मौजूद वैज्ञानिकों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान यहां पे कई संस्थाओं के जो वैज्ञानिक हैं वो मौजूद रहे। उनको चंद्रयान की कामयाबी की सफल शुभकामनाएं दी गई। उत्तराखंड में आपदाओं की घटना पर भी विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा योगदान है। चंद्रयान जिस प्रकार से अपनी सफलता को प्राप्त हुआ है और हमारे लिए बहुत ही गौरव की क्षण है, ऐतिहासिक पल है। उसमें हमारे इस संस्थान का IRS का भी, क्योंकि ये हमारा इसरो का एक संस्थान है और देश के अंदर चलने वाले 16 संस्थानों में से एक संस्थान ये भी है। इसके वैज्ञानिकों का भी उसमें बहुत योगदान रहा है और अन्य संस्थानों के भी सारे वैज्ञानिक जो समय समय पर शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी से संवाद हुआ है, जहां आज सभी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपस में मिलकर एक दूसरे का प्रोत्साहन किया है। वहीं निकट भविष्य के लिए आने वाले समय में और भी हम सबको सफलताएं, हर चीज़ हम ऊर्जा, हमारा जो अंदर में परसिवरेंस है, हमारा अंदर में जो कैपेसिटी है, उसको हम लोग काम में लगाए तो कर सकता है। ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण मैसेज हमारा चंद्रयान 3 का बहुत अच्छा से सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद फिर वो लैंडर से जब हमारा काम करने लगा है, रोवर भी निकाल के अभी शुरू हुआ है, काम कर रहे हैं। वहाँ पर पानी का संधान हो, कुछ जीव लाइफ का संधान हो और मिट्टी को लेकर के टेम्परेचर का क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड का गांव-गांव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनेगा। उत्तराखंड में अच्छे काम को देखते हुए जनता प्रधानमंत्री मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मजबूती के लिए हाथ आगे बढ़ाएगी। गांव-गांव में लोगों को लग रहा है कि मोदी के नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनेगा और मैंने भी आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए महाराष्ट्र की राजगद्दी छोड़ी, आप लोगों के बीच में आया और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी लगता है कि उत्तराखंड आत्मनिर्भर होना चाहिए और उस दिशा में यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इन अच्छे कामों को देखते हुए निश्चित रूप से सारे नागरिक हमारे जो हैं वो उसमें हाथ बढ़ा।
और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को लेकर ऋषिकेश नगर निगम के स्वर्ण जयंती सभागार में बाढ़ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से पहले ही बाढ़ से प्रभावित लोगों ने निगम के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। पार्षद समेत स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए, नाराजगी जाहिर की और लोगों के साथ पहुंचे समाजसेवी अरविंद हटवाल ने नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए, उन्हें निकम्मा तक कह दिया। ये शर्म की बात है कि हमारा नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल, हमारे सहायक नगर आयुक्त, हमारे एक्शन, ये कहाँ पे हैं? ये बिल्कुल कहीं क्षेत्र में दिख ही नहीं रहे। ये दिख रहे हैं तो बिल्कुल भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करके जैसे कि गए और भ्रमण करके समाधान क्या करा। हम कहते हैं केंद्र सरकार ने आपदा के लिए पूरा संज्ञान ले रहे हैं, पल पल की जानकारी उत्तराखंड की आपदा के माननीय मोदी जी ले रहे हैं, पल पल की जानकारी पे नजर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रखे हुए हैं, हर चीज पे संज्ञान ले। अधिकारियों ने हमारी सरकार को भी बदनाम कर दिया। सरकार के कारण, हमारे अधिकारियों के कारण, अधिकारियों की हिला हवाली के कारण अधिकारियों। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबर। मलेशिया में स्वर्ण पदक जीतकर नैनीताल का नाम रोशन करने वाले मनीष मंडल का सरोवर नगरी के खेल प्रेमियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। मनीष ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 8 देशों से 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें चीन, जापान, मलेशिया, भारत, नेपाल और देश शामिल हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार को दिया। मनीष ने कहा कि उनका सपना है कि आगे चलकर वो देश के लिए गोल्ड जीते। और उनको दिल से थैंक यू, सबसे बड़ा थैंक यू सर को। सर ने इतनी ज़्यादा हेल्प की है। सर वहाँ का अनुभव सर बहुत ही अच्छा था। काफ़ी नई चीज़ें सीखी मैंने वहाँ पे, अलग अलग टाइप के टेक्निक्स, नए टाइप के जो नई टेक्निक्स चल रही है वो टेक्निक सीखी। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था, तो दूसरे बच्चों का भी, उन लोगों को उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अदर कंट्री का गेम एकदम अलग है, तो वहाँ जाके कुछ नया सीखने को भी मिला। गलतियाँ समझ में, हम क्या गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों पर हमें अभी काम भी करना है, काफ़ी डेवलपमेंट करना अपने गेम को, और आगे भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। बता दें कि देहरादून में 20 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जबकि 7081 जगह पे लार्वा मिला है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता और पूरी तरह से एक्टिव है। डेंगू के जितने भी सिम्टम है, करीब करीब 1 से सिम्टम रहते हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि वायरल के मरीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, जिसमें डेंगू टेस्ट कराया जा रहा है तो अधिकतर मरीजों में वो निगेटिव आ रहा है। जो डेंगू पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके लिए हमारे अस्पतालों में पर्याप्त बेड और पर्याप्त दवाइयाँ हमने व्यवस्था की हुई है। वायरल का और डेंगू के जितने भी सिम्टम है, करीब करीब 1 से सिम्टम रहते हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि वायरल के मरीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, जिसमें डेंगू टेस्ट कराया जा रहा है तो अधिकतर मरीजों में वो निगेटिव आ रहा है। जो डेंगू पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके लिए हमारे अस्पतालों में पर्याप्त बेड और पर्याप्त दवा। और देहरादून में जगह जगह झूल रहे तारों से शहर को मुक्ति दिलाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया गया है। साथ ही नगर निगम ने तमाम कंपनियों को अल्टीमेटम देते हुए जल्द तार हटाने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने कहा कि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो नगर निगम खुद तारों को हटाएगा। शहर में रूल्स हैं, उस पे काफ़ी बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में जो है प्राइवेट केबल ऑपरेटर्स ने, आईएसपी ने, टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने तार डाल रखे हैं, जो कि बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से डाल रखे हैं। तो उन्हीं के साथ हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन करके उनको निर्देशित किया है कि इन सभी तारों को सुव्यवस्थित तरीके से कर लें और एक शहर का जो एस्थेटिक लुक है वो बना रहना चाहिए। और कई सारे इसमें डिफंक्ट वायर्स भी हैं जो उनके द्वारा नहीं हटाए गए हैं, तो ये सबको हटा लें, क्योंकि अदरवाइज जिस स्थिति में पड़े हुए हैं वो एक्सीडेंटल प्रोन भी बनते हैं और अन्य समस्याएं भी उत्पन्न। उत्तरकाशी में शनिवार रात को जनपद मुख्यालय का मुख्य बाजार बंद हो चुका था, तभी अचानक बंद मोबाइल की दुकान में आग लग गई। सूचना पर व्यापारी यहां पहुंचे, दमकल विभाग की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में लाखों का नुकसान हुआ। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 64 प्रस्ताव पेश किए गए, जिन पर बोर्ड द्वारा विचार विमर्श किया गया। इसमें अहम फैसले की अगर बात करें तो दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में कृषि भूमि पर इको रिजॉर्ट की निर्माण को तय शर्तों के साथ मंजूरी देने का निर्णय लिया गया। महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिया है। फसाड पॉलिसी शासन ने अनुमोदित किया था
तो फसाड किस तरह का हो उसकी हमने कुछ प्रारूप कल अप्रूव कराया, अनुमोदन कराया। अब जो हमारे भवन बनेंगे उसको फिर हम एक रोड वाइज लेंगे कि एक रोड पे एक तरह के फसाड, तो आने वाले समय में जो एक पहचान है हमारी, जो उसमें हमने उत्तराखंड का जो आर्किटेक्चर है उसको लिया हुआ है, तो एक सिमेट्री देखने को मिलेगी आपको। तो निश्चित रूप से शहर की खूबसूरती उससे अच्छी होगी। चौड़ी का मतलब ये है कि हमने 9 मीटर नहीं लिया है, मिनिमम हमने 12 मीटर ली है। कोई भी जो व्यावसायिक भवन स्वीकृत होगा वो 12 मीटर की सड़क पर ही होगा। अभी तक वो 18 मीटर था। तो हाई राइज बिल्डिंग बनती हैं, उनकी जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है उसका जो हमारे यहाँ इम्पैनल्ड जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको हमने इम्पैनल किया हुआ है, वो स्ट्रक्चरल सेफ्टी को जब अप्रूव करते हैं जो उसके लिए अथराइज्ड हैं, उसके बाद ही फिर हम लोग अप्रूव करते हैं। तो जो सुरक्षा के मानक है उसका पूरा ध्यान रखें। और उत्तराखंड की खेल नीति में राज्य सरकार ने संशोधन किया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में संशोधन को मंजूरी दी गई। प्रदेश के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने न्यूज़ वन इंडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बीते दिनों कई फैसले लिए थे। अब एक और हुआ है कि जो अच्छा खेल कराएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी मिल सकेगी और डिप्टी एसपी तक का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा। हमारे साथ विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, खेलों में राज्य सरकार कई बड़े निर्णय ले रही है। राज्य की प्रतिभाएं माइग्रेट कर जाती थी सुविधाएं ना होने के कारण, सम्मान ना होने के कारण। आपने इन तकनीकी दिक्कतों को समझा और कई फैसले सरकार लेकर आई है। तो सर, क्या क्या हैं ये फैसले और इससे कितना लाभ होगा? देखिए, 2021 में अक्टूबर 2021 में राज्य सरकार ने हमारी खेल नीति पास की थी और इस खेल नीति के अंतर्गत कई सारे ऐसे बिंदु थे जिन पर काम करके हमको उत्तराखंड को खेलों में एक अग्रणी प्रदेश बनाना था। हमारा प्रदेश आप जानते ही हैं युवा प्रधान प्रदेश है और खेलों के प्रति उत्तराखंड में पुराने समय से बहुत रुचि रही है और बड़े यहाँ पे प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव था और इंसेंटिव्स का भी अभाव था प्रॉपर जो खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, तो इस वजह से हमारे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी लड़के लड़कियां प्रदेश से बाहर जाकर और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे और जिसमें कि उनको एक तो दिक्कत भी आती थी प्रदेश से बाहर जाके खेल सीखना और उसको वो करने में, और दूसरा मतलब प्रदेश का भी नुकसान होता था। तो इसी को देखते हुए खेल नीति के तहत हम दोनों चीज़ों पे जोर दे रहे हैं। एक तरफ हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे को डेवलप कर रहे हैं। हमारे सभी ज़िलों में स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं और तरीके की जो स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, कहीं पे शूटिंग रेंज बन रहा है, कहीं पे बॉक्सिंग रिंग बन रहा है, कहीं पे वेलोड्रोम बन रहा है। तो एक तो हम इस तरह से पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं और साथ ही साथ स्कूल के बच्चों से लेके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हम अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमने पिछले साल 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए हमने स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की थी हर ज़िले में। इस साल हम 15 से 23 वर्ष के बच्चों के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी दो दिन बाद राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को, तो उस समय मुख्यमंत्री जी खेलों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण भी घोषणाएं करेंगे और खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। और इसी कड़ी में हम लोग जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी उत्तराखंड के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, खासतौर से ओलंपिक खेलों में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, राष्ट्रमंडल खेलों में या एशियन गेम्स में और उसी तरह से नेशनल गेम्स में जो लोग मेडल लेके आएंगे, तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए हमने लगभग 150 से अधिक पद चिन्हित किए हैं 6 विभागों में और इसमें हम इनको सीधी भर्ती का हमने प्रावधान रखा है। और इसमें जो भी बच्चे हमारे अलग अलग स्तर के मेडल लेके आएंगे उसकी हमने ग्रेडिंग करते हुए एक चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है राज्य सरकार द्वारा और वो कमेटी इन सारी एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी करके इनके बारे में संस्तुति करेगी और फिर जिस पे इनको राज्य सरकार सीधे नियुक्ति देगी। इस स्कीम को बनाते समय हमने हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, वहाँ पर भी ये व्यवस्था कई समय से चल रही है, तो उसका भी हमने अध्ययन किया था और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब अगले 2-3 महीने में हम ये स्कीम लागू करते हैं तो इससे निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो युवा हमारे खिलाड़ी हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको खेलों में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उत्तराखंड आने वाले वर्षों में खेल जगत में एक राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली प्रदेश के रूप में उभरेगा।
सर कैबिनेट में एक और बड़ा निर्णय हुआ है कि 2014 में एक मसला चूक कोर्ट में गया था, तो 2014 से आउट ऑफ टर्न और कई चीजें रुकी हुई थी। तो अब 2014 में या 2014 के बाद जो भी जीतते हुए लोग आए हैं उनको भी आप लोग ये मौका देने जा रहे हैं, तो इससे कितना लाभ होगा? जी, हमारा जो वैसे जो नॉर्मल नीति में हमारा ये प्रावधान है कि मेडल जीतने के 5 वर्ष के भीतर कोई भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कई बार जो मेडल जीतने वाला खिलाड़ी हो वो उस आयु का ना हो जो मिनिमम आयु होती है सरकारी नौकरी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।